तो मूवी के स्टार्ट में कोस्टारिका के जंगल को दिखाया जाता है, जहां हेलीकॉप्टर से बाहर आता है इस मूवी का हीरो, जिसका नाम होता है डॉक्टर माइकल मॉर्बियस। वो कुछ साइंटिस्ट और कुछ क्रू मेंबर्स के साथ एक केव के सामने आता है, जहां पर डॉक्टर माइकल बताता है कि इस केव में वेम्पायर बैट्स रहती हैं और अभी मैं उन्हें बाहर बुलाने वाला हूं। इसके बाद माइकल एक आदमी को पैसे पकड़ाता है और अपना हाथ काट कर केव की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से केव से वो बैट्स बाहर आने लगती हैं उसके खून को स्मेल करके। इसके बाद हमें 25 साल पहले के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहां ग्रीस में हम देखते हैं छोटे माइकल को, जो एक डॉक्टर एमएल की केयर में रहता है। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि माइकल को एक रेयर ब्लड डिजीज है। फिर डॉक्टर एमएल माइकल को एक दूसरे नए बच्चे से मिलवाता है, तब माइकल उस बच्चे का नाम चेंज करके माइलो रख देता है, क्योंकि वो बच्चा अभी जिस बेड पर था वहाँ पहले माइलो हुआ करता था। फिर माइकल उस नए बच्चे यानी माइलो से कहता है कि मैं बचपन से ही यहाँ पर रहता हूँ। वो बताता है कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती। माइकल और माइलो आपस में बातें कर रही होती हैं, तो तभी स्कूल के कुछ बच्चे बाहर से उनका मजाक बना रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से माइलो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी मशीन ने काम करना बंद कर दिया होता है। तब माइकल चिल्लाकर नर्स को बुलाने की कोशिश करता है और अब माइकल खुद उस मशीन को एक स्प्रिंग की मदद से ठीक कर देता है। मशीन ठीक होते ही माइलो भी होश में आ जाता है। अब डॉक्टर एमएल ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि माइकल ने इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन को सिर्फ एक स्प्रिंग की मदद से ठीक कर दिया। यहाँ पर माइकल के टैलेंट को देखकर डॉक्टर एमएल उससे कहते हैं कि न्यूयॉर्क में तुम जैसे जीनियस बच्चों के लिए एक स्कूल है, और अगर मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर बात करूंगा तो तुम्हारी फीस भी माफ हो जाएगी, साथ साथ तुम्हारी जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट भी वहाँ पर हो जाएगा। तो माइकल वहाँ जाने के लिए एग्री हो जाता है। इसीलिए माइकल माइलो को लेटर लिखता है और उसमें कहता है कि मैं अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने जा रहा हूँ और अब हम दोनों समर वेकेशंस में ही मिलेंगे। लेकिन तभी वो लेटर उड़कर बाहर गिर जाता है। फिर जब माइलो उस लेटर को उठाने के लिए जाता है तो स्कूल की वो शरारती बच्चे माइलो को मारने लगते हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर एमएल आकर माइलो को बचाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने माइकल से प्रॉमिस किया होता है कि उसके जाने के बाद वो माइलो का ख्याल रखेंगे। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हमें स्वीडन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर एमएल ये बता रहे होते हैं कि माइकल ने 19 साल की इतनी छोटी उम्र में अपनी डॉक्टरी पूरी कर ली, जिसकी मदद से माइकल ने एक आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है और उस आर्टिफिशियल ब्लड ने बहुत सारे लोगों की जानें बचाई है। जहाँ स्वीडन के किंग उसे रिस्पेक्ट के तौर पर एक अवार्ड देना चाहते हैं, लेकिन माइकल अवार्ड लेने से इनकार कर देता है। अब न्यूयॉर्क वापस आने के बाद माइकल अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखता है, जहाँ वो अपनी पेशेंट जो कि एक छोटी लड़की थी उससे बातें कर रहा होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त होते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि माइकल अपनी बेस्ट फ्रेंड मार्टिन के साथ काम करता है, जहाँ पर मार्टिन माइकल को बताती है कि न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपी है कि तुमने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। फिर वो माइकल से पूछती है कि माइलो को पता है कि तुमने इंसान और बैट के डीएनए को मिलाया है, लेकिन माइकल इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पर मार्टिन देखती है कि माइकल अपने साथ कोस्टा रिका से बहुत सारे बैट्स लाया होता है और उसने उन्हें एक फिश टैंक में बंद करके रखा हुआ है। ये देखकर मार्टिन कहती है कि इससे तुम्हारा लाइसेंस जा सकता है, लेकिन माइकल को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद माइकल एक बैट पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और बताता है कि बैट्स सिर्फ खून पीती हैं और खून को डाइजेस्ट करने के लिए उनका खास किस्म का सलाइवा होता है। और अब माइकल अपने डीएनए को वेम्पायर बैट्स के जीन से मिलाएगा, जिससे होगा ये कि उसकी बीमारी जो कि लाइलाज है वो ठीक हो सकती है। अब माइकल अपने मिस्टीरियस से एक्सपेरिमेंट को बताते हुए कहता है कि हमें कभी कभी अपनी लिमिट्स को क्रॉस भी करना चाहिए, वरना हम जैसों को ठीक करने के लिए ना तो कोई मेडिसिन होगी और ना ही हमारे पास कोई उम्मीद बचेगी। इन बातों ही बातों में माइकल का सीरम भी रेडी हो जाता है और वो अपने इस टेस्ट को उसकी एक सब्जेक्ट जो कि एक चूहा था उसमें इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो चूहा देखते ही देखते मर जाता है। तब माइकल ये देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है कि मुझे अपने फ्रेंड माइलो को किसी तरह बचाना है, जिस पर मार्टिन कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं। लेकिन तभी माइकल की वो फीमेल पेशेंट यानी उस बच्ची को कुछ होने लगता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर अचानक से बहुत बढ़ गया होता है, जहाँ माइकल एक सिरिंज उसमें इंजेक्ट कर देता है और उससे कोमा में भेज देता है। यहाँ पर मार्टिन माइकल से कहती है, देखो माइकल, वो चूहा मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। इसके बाद माइकल माइलो से मिलने जाता है, जहाँ माइकल माइलो से कहता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है। यहाँ पर माइलो माइकल से पूछता है कि तुम इतने दिन कहाँ गायब थे, क्या इसमें मार्टिन का हाथ है, क्या तुम उसके साथ रह रहे थे। यहाँ पर माइकल माइलो से कहता है कि मजाक को साइड पर रखो, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, और वो ये कि मैं हमारी बीमारी के क्योर को ढूंढने के बहुत करीब हूँ। हो सकता है कि लोग इस पर सवाल उठाएं, लेकिन ये भी सच है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और हमारे पास ठीक होने का ट्रीटमेंट का बस यही इलाज है। तब माइलो इस चांस को
देने के लिए मान जाता है। अब माइकल और मार्टिन समंदर के बिल्कुल बीचों बीच एक शिप में अपने एक्सपेरिमेंट को मूव करते हैं, जहाँ पर उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब भी होता है। जहाँ माइकल उस सीरम को एक छोटी सी बोतल में भरकर उसे मार्टिन को देता है और कहता है कि ये तुम मुझ पर ट्राई करो, इसे फौरन मुझ में इंजेक्ट कर दो। तब मार्टिन ऐसा ही करती है, वो उस सीरम को माइकल को इंजेक्ट कर देती है और उसे लेटाकर उसके हाथ और पाँव को बांध देती है। लेकिन तभी माइकल कांपने लगता है। तभी हम देखते हैं कि शिप में कुछ और ग्रुप मेंबर्स भी आए हुए थे, जहाँ उनमें से एक आदमी लैब में आ जाता है। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि माइकल अपनी जगह पर नहीं है, बल्कि वो तो ऊपर छत से चिपका हुआ है, बिल्कुल किसी बैट की तरह, चमगादड़ की तरह। जहाँ देखते ही देखते माइकल उस आदमी पर अटैक कर देता है, जहाँ मार्टिन उन दोनों को एक जगह पर बंद कर देती है, क्योंकि माइकल अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका है। यानी अब उसके खतरनाक बड़े बड़े दांत थे, बड़े बड़े नेल्स थे। अब अलार्म बजने की वजह से माइकल खुद को ग्लास में पीटने लगता है, जहाँ क्रू के बाकी मेंबर्स भी अंदर आ जाते हैं और वो मार्टिन को साइड पर धक्का दे देते हैं ताकि वो माइकल को शूट करके मार सके। लेकिन तभी माइकल ग्लास तोड़कर बाहर आ जाता है और जब वो दिखता है कि मार्टिन बेहोश पड़ी है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो क्रू के सभी मेंबर्स को एक एक करके मारने लगता है। इसके बाद देखते ही देखते माइकल वैम्पायर से इंसान में बदल जाता है, जहाँ उसकी पूरी बॉडी असली हालत में आ जाती है। फिर माइकल दोबारा से अंदर जाता है और देखता है कि मार्टिन तो बेहोश है और सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि उसने क्रू के सारे मेंबर्स के साथ क्या किया, उन्हें मार दिया। इसीलिए वो रेडियो के थ्रू जल्द से जल्द यहाँ मदद भेजने के लिए कहता है। तब FBI के लोग वहाँ शिप तक पहुँच जाते हैं, जहाँ दो एजेंट्स क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि इस हादसे में एक लड़की जिसका नाम मार्टिन है वो जिंदा बच गई है, यानी वो सर्वाइवर है, और जिसने मदद बुलाने के लिए कॉल की थी वो यहाँ पर है ही नहीं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन डेड बॉडीज में खून का एक कतरा भी नहीं है। अब माइलो भी इस हादसे की न्यूज को देख रहा होता है। तब ये देखकर वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। अब माइकल चुपर हॉस्पिटल में मार्टिन से मिलने आता है और उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और अब जैसे ही माइकल अपने लैब में पहुंचता है तो वो फिर से वैम्पायर में बदलने लगता है। यानी अब उसे खून की भूख लग रही थी, उसे खून चाहिए था, इसीलिए वो अंदर जाकर अपना ही बनाया हुआ आर्टिफिशियल खून पीने लगता है। माइकल को पहले की निस्बत अब सब कुछ अलग लग रहा है। यानी जहाँ वो पहले चल भी नहीं पाता था, चलने के लिए उसे स्टिक चाहिए होती थी, अब उसकी भी जरूरत नहीं थी। यानी वो दौड़ भी सकता है, उड़ भी सकता है, जंप भी कर सकता है। लेकिन अब उसे नीड होती है, उसे तलब होती है इंसान के खून की, और खून की भूख मिटाने के बाद वो खुद को फ्रेश और फिट फील करता है। माइकल उस फिश टैंक में जाता है जहाँ पर उसने बैट्स को रखा हुआ था, लेकिन वो बैट्स माइकल को कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि वो वैम्पायर बैट्स थी और माइकल भी तो अब वैम्पायर ही था। और अब माइकल बिल्कुल बैट्स की तरह ही चीजों को सेंस कर सकता था, उनको फील कर सकता था, और दिखता है कि आर्टिफिशियल खून का असर सिर्फ 6 मिनट तक ही रहता है, जिसके बाद वो फिर से वैम्पायर बनने वाला होता है और कमजोर फील करता है। और इसका सिर्फ एक ही इलाज होता है, वो होता है इंसान का खून। इसके बाद हम देखते हैं कि माइलो माइकल से उसके लैब में मिलने आता है, जहाँ उस टाइम माइकल की हालत काफी खराब होती है। वो माइलो से कहता है कि मुझे खून चाहिए। फिर जब माइकल खून पीता है तो माइलो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है कि वो खून पी रहा है और खड़ा भी हो सकता है। अब क्योंकि माइलो भी चल नहीं सकता था, उसे भी चलने के लिए, खड़ा होने के लिए स्टिक की जरूरत होती थी, इसलिए वो भी माइकल से जिद करने लगता है कि मुझे भी वो सीरम चाहिए। लेकिन माइकल उसे वो सीरम देने से मना कर देता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग मरने लगेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी उस सीरम की बाद वैम्पायर बन जाएगा और लोगों को मारने लगेगा। माइकल कहता है कि ये सिर्फ मेरे लिए है, बस मुझे ही सूट करता है। तब इस बात पर उन दोनों की बहस हो जाती है। फिर माइकल माइलो से कहता है कि प्लीज जिद मत करो, ये कर्स है। फिर वो माइलो को अपना वैम्पायर वाला फेस दिखाकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। उधर हॉस्पिटल में मार्टिन से मिलने FBI के 2 एजेंट्स आते हैं, जो कि क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और वो मार्टिन को क्राइम सीन पर मिली उन डेड बॉडीज के बारे में बताते हैं और पूछता है कि आप वहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। जिस पर मार्टिन कहती है कि अभी मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है कि वहाँ पर आखिर हुआ क्या था। असल में वो यहाँ पर सच को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसी हॉस्पिटल में हम एक नर्स को देखते हैं जिसे ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसी वजह से वो काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उस नर्स पर कोई अटैक कर देता है। उधर माइकल अपने पेशेंट यानी उस बच्चे के पास बैठा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो कुछ सेंस करने लगता है, जहाँ बाहर आकर वो देखता है कि एक नर्स मारी गई है। अब माइकल आर्टिफिशियल ब्लड को अपने बैग में रखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वही 2
दोनों FBI एजेंट्स मिल जाते हैं, जहाँ एक एजेंट माइकल को थैंक्स कहता है क्योंकि माइकल के आर्टिफिशियल ब्लड ने इस FBI एजेंट के हाथ को कटने से बचाया एक वॉर में। वो दोनों माइकल से कहते हैं लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही फिट लग रहे हैं। और यहाँ पर उन दोनों को माइकल पर ही शक होता है कि इसने ही शिप वाले उन सारे क्रू मेंबर्स को मारा होगा। लेकिन तभी उनमें से एक एजेंट को ये न्यूज मिलती है कि एक नर्स की डेड बॉडी मिली है और उसकी मौत भी सेम वैसी हुई है, यानी उसकी बॉडी में भी खून का एक कतरा नहीं है। तब ये सुनकर उनका शक यकीन में बदल जाता है और अब वो जैसे ही माइकल को अरेस्ट करने वाली होती है तब माइकल उन पर अटैक करके उनसे फाइट करके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि माइकल को वेव्स रोक लेती हैं, जहाँ वही एजेंट उसे अरेस्ट कर लेता है। फिर माइकल को एक जेल में रखा जाता है, जहाँ दोनों FBI एजेंट्स माइकल के पास आते हैं। उनमें से एक एजेंट तो अपने साथ होली वाटर भी लेकर आता है। उनमें से दूसरा एजेंट माइकल को कहता है कि तुमने शिप में क्रू के उन मेंबर्स को मारा, चलो ठीक है उनसे कोई गलती हो गई होगी, लेकिन उस नर्स को क्यों मारा, वो तो बेकसूर थी। लेकिन इसका जवाब तो माइकल के पास भी नहीं होता क्योंकि उसको माइकल ने नहीं मारा होता। यहीं पर हम देखते हैं कि माइकल खुद को कमजोर फील करता है और वो उनसे अपना बैग मांगता है जिसमें आर्टिफिशियल ब्लड है। वो कहता है कि जल्दी दो, मुझे भूख लग रही है और भूख की हालत में मैं कैसा दिखता हूँ ये तुम देख नहीं पाओगे। लेकिन वो एजेंट उसे ब्लड देने से मना कर देता है। तभी यहाँ पर माइकल से मिलने माइलो आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, लेकिन जाते टाइम हम देखते हैं कि माइलो भी अब चल पा रहा है। तब माइकल को इस बात का पता चल जाता है कि उस नर्स को किसी और ने नहीं बल्कि माइलो ने मारा था। अब गुस्से में आकर माइकल जेल को तोड़कर वेम्पायर बनकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपनी बैड पावर से सेंस करता है और माइलो की बातों को सुनता है, यानी जहाँ पर माइलो एक और आदमी को मार देता है। इतनी ही देर में वहाँ पर माइकल भी माइलो के पास आ जाता है और उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये सिर्फ जानलेवा है, सही नहीं है ये। तो माइलो कहता है तुमने तो कहा था ये कर्स है, लेकिन ये कोई कर्स नहीं है। और यहाँ पर माइलो माइकल के सामने ये एक्सेप्ट कर ही लेता है कि मैंने ही मारा था उस नर्स को और अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तब माइकल उसे कहता है कि माइलो ऐसा नहीं था, मेरा दोस्त माइलो ऐसा कभी भी ना करता, तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्या बनते जा रहे हो। और इसके बाद वो दोनों ही वेम्पायर्स बनकर आपस में ही लड़ने लगते हैं, जहाँ पुलिस आकर उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन माइलो पुलिस ऑफिसर्स पर ही अटैक कर देता है। लेकिन माइकल ऐसा नहीं था, यानी वो बुरा नहीं था, इसीलिए वो माइकल से लड़ता है क्योंकि माइलो जो कर रहा है वो गलत है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्रेन आने लगती है और माइकल फिर से उन वेव्स को फील करता है और अब वो उन्हीं वेव्स में उड़ने लगता है और ऐसा करते ही वो वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर भी उन एजेंट्स को लगता है कि इन सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी माइकल नहीं मारा है। उधर हम देखते हैं माइलो को जो कि छुपकर मार्टिन को देख रहा होता है। नेक्स्ट डे मार्टिन FBI एजेंट से बचकर भाग रही होती है, जहाँ बस में उसे माइकल मिलता है। वो मार्टिन को बताता है कि नर्स को और पुलिस ऑफिसर्स को मैंने नहीं मारा बल्कि उन्हें माइलो ने मारा है और अब मुझे माइलो को रोकना है, इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अब मार्टिन चेक करती है कि माइकल धूप में जलता है या फिर नहीं, जिस पर माइकल कहते हैं कि नहीं, मैं वैसा वेम्पायर नहीं हूँ। और अब आर्टिफिशियल ब्लड का असर भी कम होता जा रहा है, जहाँ 6 मिनट से कम होकर ये 4 मिनट तक हो गया है। उसके बाद मैं वेम्पायर बनने लगता हूँ और कमजोर फील करता हूँ। और तभी माइकल दो लड़कों की बातें सुनता है जो रेस्टोरेंट के काउंटर पर नकली नोट देते हैं। उनका पीछा करते करते वो उनकी लोकेशन तक पहुँच जाता है। वो उन लड़कों से कहता है कि इस जगह को मैं अपना लैब बनाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम सब यहाँ से निकल जाओ। लेकिन एक लड़का माइकल पर चाकू से अटैक करने वाला होता है, तब माइकल उन्हें अपना वेम्पायर फेस दिखाता है और बस उनके लिए यही काफी था। वो सारे लड़के डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और माइकल वहाँ अपना लैब सेटअप करता है। उधर माइलो अपनी फिटनेस और अपनी बॉडी में चेंजिंग्स को काफी एंजॉय कर रहा है, जहाँ वो रेडी होकर एक नाइट क्लब में जाता है। वहाँ जाकर वो एक लड़की से मिलता है, जहाँ वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। लेकिन उस लड़की के साथ उसके और भी फ्रेंड्स थे और वो माइलो को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो माइलो को धक्का भी देते हैं और अब माइलो वेम्पायर में बदलने ही वाला होता है कि तभी वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब उन लड़कों की खैर नहीं थी, क्योंकि माइलो वेम्पायर बनकर उनके बाहर आने का वेट करता है और जैसे ही वो बाहर आते हैं वो उन पर अटैक कर देता है। फिर माइलो मार्टिन के पास उसके लैब में चला जाता है और वो मार्टिन से पूछता है कि माइकल कहाँ है, जिस पर मार्टिन कहती है कि मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। यहाँ पर माइलो मार्टिन की तेज हार्ट बीट को सुन पा रहा था। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ मार्टिन भी लैब का कुछ सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। उधर दोनों एजेंट्स मार्टिन के घर आते हैं, जहाँ जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर कैट फूड पड़ी है, लेकिन मार्टिन और उसकी कैट दोनों ही वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो दोनों होते हैं माइकल के पास। अब अपनी बिल्ली को खाना खिलाते हुए मार्टिन की उंगली पर एक कट लग जाता है, जहाँ से खून निकलने लगता है।
और खून की स्मेल से माइकल वेम्पायर बन जाता है। लेकिन वो मार्टिन को काटता नहीं बल्कि उससे कहता है कि प्लीज इस पर बैंडेज कर लो। अब बैंडेज लगाने के बाद वो दोनों टेरिस पर चले जाते हैं, जहाँ उन दोनों को दूर खड़ा हुआ माइलो देख रहा था। अब दोनों FBI एजेंट्स उस क्राइम सीन पर पहुंचते हैं जहाँ पर माइलो ने उन क्लब वाले लड़कों को मारा था। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि इसके पीछे माइलो का हाथ है, बल्कि उन्हें लगता है कि ये माइकल नहीं किया है। तब सीसीटीवी फुटेज में देखकर ये पता चलता है कि ये माइकल नहीं है बल्कि ये तो कोई दूसरा ही आदमी है। अब डॉक्टर एमएल भी यही न्यूज देख रहा था जिसमें क्राइम सस्पेक्ट माइकल मॉर्बियस को बताया जा रहा है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि किलर कोई और भी हो सकता है। जहाँ पर डॉक्टर एमएल को माइलो पर शक होता है, इसीलिए वो जाकर मिलता है माइलो से। यहाँ पर डॉक्टर को ये बात भी पता होती है कि माइलो ने भी उसी सीरम को यूज किया है, इसी वजह से ही तो वो ठीक हो गया। यहाँ पर डॉक्टर एमएल माइलो से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब माइलो इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है कि तुम हमेशा माइकल की साइड ही लेते हो और तुम मुझे अपना प्यार नहीं सिर्फ अपनी सिंपैथी दिखाते हो। और इसी वजह से माइलो डॉक्टर एमएल पर अटैक कर देता है और फौरन वहाँ से चला जाता है। उधर लैब में माइकल एक सीरम बनाता है और वो सीरम बैट्स की जान ले सकता है। और माइकल ने इस सीरम की 2 डोज बनाई होती है, एक अपने लिए एक माइलो के लिए। यहाँ पर माइकल मार्टिन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा है। लेकिन तभी माइकल को डॉक्टर एमएल कॉल करता है जो कि काफी बुरी तरह से इंजर्ड है। वो बताते हैं कि मैं माइलो से मिलने गया था और उसी ने ही मेरा ऐसा हाल किया है। इसी वजह से माइकल डॉक्टर एमएल से मिलने जाता है। यहाँ पर डॉक्टर माइकल से कहते हैं कि तुम्हें माइलो को रोकना होगा और ऐसा कहते ही डॉक्टर की मौत हो जाती है। और तब यहाँ पर माइकल माइलो की आवाज सुनता है जहाँ वो दिखता है कि माइलो ने मार्टिन को किडनैप कर लिया है और दिखते ही दिखते वो मार्टिन पर अटैक कर देता है। तो माइकल उड़ते हुए मार्टिन के पास जाता है। यहाँ पर मार्टिन माइकल से कहती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ माइलो को मारने में। फिर वो माइकल को अपना खून पिलाती है, लेकिन माइकल के खून का एक ड्रॉप मार्टिन भी पी लेती है। खून पीने के बाद माइकल काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फील कर रहा था, जहाँ वो जाकर माइलो से लड़ता है। माइलो अपने बड़े बड़े नेल से माइकल पर अटैक करता है और उसे काफी इंजर्ड कर देता है। तब यहाँ पर माइकल चिल्लाकर अपने साथियों को इन्हीं बैट्स को बुलाता है। तो वो बैट्स माइकल को चारों तरफ से घेर लेती हैं। इसके बाद वो माइलो पर अटैक कर देती है, जहाँ पर माइकल अपना बनाया हुआ सीरम माइलो में इंजेक्ट कर देता है, जहाँ माइलो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आते ही मर जाता है। अब FBI की दोनों एजेंट्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो बहुत सारी बैट्स को वहाँ पर उड़ता हुआ देखते हैं। उधर मार्टिन को भी होश आ जाती है क्योंकि उसने माइकल का वेम्पायर वाला खून पी लिया था। वही हम उन्हीं बैट्स के बीच माइकल को भी उड़ता हुआ देखते हैं, बिल्कुल वेम्पायर बैट की तरह। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मल्टीवर्स का रिफ्ट खुलता है और स्पाइडरमैन की दुनिया से इस दुनिया की जेल में आता है एड्रियन, जिसे पुलिस अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम माइकल मॉर्बियस को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहा होता है, जहाँ वो एक जगह पर रुकता है और उसे वहाँ पर मिलता है एड्रियन। वो उस टाइम अपने सूट में होता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। मुझे लगता है कि शायद इसमें स्पाइडरमैन का हाथ है, इसीलिए मॉर्बियस अब मैं तुमसे मदद चाहता हूँ ताकि तुम स्पाइडरमैन से फाइट करो। जिस पर माइकल कहता है कि प्लान अच्छा है, चलो देखते हैं। माइकल की इस बात के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।